खबर आ रही है कि जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील पक्की हो गई है और 12 फरवरी को वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। डील की डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के इंडिया अलायंस को एक एक करके सब छोड़ रहे हैं। नीतीश तो पहले ही छोड़कर एनडीए में आ गए, ममता अकेले चुनाव लड़ रही हैं, केजरीवाल भी अलग अलग लड़ने के मूड में हैं, अखिलेश भी खुश नहीं है और अब जयंत भी एनडीए में आ रहे हैं। तो क्या इंडिया अलायंस में अंत में राहुल गांधी ही बचेंगे? और जब राहुल गांधी अकेले ही बचेंगे तो फिर मोदी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? क्या इंडिया अलायंस में अंत में सिर्फ राहुल गांधी ही बचेंगे? क्या इंडिया अलायंस के सारे साथी राहुल गांधी को छोड़ देंगे? ममता और नीतीश के बाद इंडिया अलायंस छोड़ने की अगली बारी किसकी है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी की एरोगेंस से इंडिया अलायंस खत्म हो रहा है? क्या इंडिया अलायंस के आपसी झगड़ों ने मोदी की 400 सीटें आसान कर दी हैं? राहुल गांधी को ये तस्वीरें आज रात भर सोने नहीं देंगी। दिल्ली में केरल की सरकार का प्रदर्शन था, जिसमें सभी लेफ्ट पार्टियां तो थी ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी पहुंच गए। पूरी फोटोग्राफी हुई, साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला भी थे। मुद्दा था केंद्र सरकार के राज्यों के साथ कथित भेदभाव का, लेकिन इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। सवाल है कि क्या कांग्रेस के इंडिया अलायंस को छोड़कर एक और नया फ्रंट बन रहा है? क्योंकि जिस शख्स ने इंडिया अलायंस बनवाया था वो तो खुद मोदी के साथ आ गए हैं और इसी के बाद इंडिया अलायंस में भगदड़ मची हुई है। इंडिया अलायंस की जब शुरुआत हुई थी तो बड़ा हाइप हुआ था। दावा किया गया था कि मोदी के खिलाफ ऐसा मोर्चा बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। एक एक सीट पर फील्डिंग होगी, मोदी को हराकर दिखाएंगे। लेकिन सीट शेयरिंग से पहले ही यह अलायंस टूट गया। इंडिया अलायंस जब शुरू हुआ था तो इसमें 26 पार्टियां होने का दावा किया गया था, जिनके लोकसभा में कुल 141 सांसद थे। लेकिन अब इसमें सिर्फ 98 सांसद बचे हुए हैं और पार्टियों की संख्या घटकर रह गई है 21। अभी तक जो कंफर्म नजर आ रहे हैं उनमें कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे, अपना दल कमेरावादी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एमडीएमके, वीसीके, केडीएमके, एमएमके, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम और केरल कांग्रेस जोसफ दिख रही है। अब जो छोड़कर चले गए हैं या जाने वाले हैं उन्हें भी जान लीजिए। 16 सीटों वाले नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए हैं। 23 सीटों वाली ममता बनर्जी ने भी बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल 1 सीट वाले अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में अकेले लड़ सकते हैं। 3 सीटों वाले अखिलेश यादव की स्थिति भी यूपी में साफ नहीं है, अभी सीट फाइनल नहीं हुई है। और जयंत चौधरी के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो भी मोदी के साथ जा रहे हैं। सीटों की बार्गेनिंग चल रही है, यानी कुल 43 सीटों वाले ये दल सीधे सीधे कांग्रेस को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी के एनडीए की ताकत बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय दलों को साफ साफ दिख रहा है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनने जा रही है। इसीलिए वो गठबंधन की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मोदी को नए नए साथी मिलते जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल मोदी के एनडीए में कुल 38 पार्टियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 14 पार्टियां ही ऐसी हैं जिनके लोकसभा में सांसद हैं, जिनमें बीजेपी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी, जेडीएस, एआईएडीएमके ओपीएस, आरएलजेपी, अपना दल सोनेलाल, एनपीपी, एनडीपीपी, एजेएसयू, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, एलजेपी रामविलास, नगा पीपल्स फ्रंट शामिल हैं, जिनकी कुल 336 सीटें हो रही हैं। लेकिन मोदी की ताकत लगातार बढ़ रही है। नीतीश कुमार के बाद एनडीए में और भी बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो सकती है। आंध्र प्रदेश वाले चंद्रबाबू नायडू आ सकते हैं। फिलहाल उनके 2 सांसद हैं। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें मोदी के गठबंधन का इंजन चाहिए। दूसरी तरफ जयंत चौधरी के साथ भी वेस्टर्न यूपी में डील पक्की बताई जा रही है। अभी सीटों की बार्गेनिंग चल रही है। मोदी की गारंटी की ताकत देखिए। कल आंध्र प्रदेश के एक बड़े प्लेयर चंद्रबाबू नायडू की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और आज उन्हीं के सबसे बड़े विरोधी वाईएस जगनमोहन भी मोदी से मिलने के लिए दिल्ली आ गए। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के पास एक भी नहीं है। पिछली बार जगन को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी चाहती है कि वो आंध्र में अलायंस के साथ लड़े ताकि सीटें बढ़ाई जा सकें।
इन सब के बीच वो राज्य भी आते हैं जहां ना तो मोदी के अलायंस पार्टनर की सरकार है और ना ही उनकी खुद की, लेकिन इसके बावजूद इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री के मित्रवत संबंध हैं, जैसे कि ओडिशा के नवीन पटनायक, जिनके फिलहाल 12 लोकसभा सांसद हैं, और आंध्र प्रदेश के जगन मोहन, जिनके पास 20 लोकसभा सीटें हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी मुसीबत में कभी भी मोदी को समर्थन दे सकते हैं। ये दोनों ही नेता इंडिया ब्लॉक से कोसों दूर हैं। नवीन पटनायक और जगन मोहन न तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया अलायंस के साथ, लेकिन ये दोनों ही नेता कभी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। इसी वजह से मोदी उन्हें अपना मित्र मानते हैं। कुल मिलाकर मोदी की कोशिश ये है कि देश के नक्शे में कोई राज्य ऐसा न रहे जहां उनके या उनके अलायंस पार्टनर का सांसद न हो, यानी हर राज्य में स्कोरिंग तो होनी ही चाहिए, और इसी टारगेट पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी स्वीप करते जा रहे हैं और इंडिया अलायंस को तोड़ते जा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि आखिर में राहुल ही बचेंगे, क्योंकि राहुल के अभी के 21 साथियों को देखकर यह साफ पता चल रहा है कि वो उन्हें प्रधानमंत्री तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पार्टियों के इस लिस्ट में कांग्रेस और डीएमके ही ऐसी पार्टी नजर आ रही हैं जो डबल डिजिट में स्कोर करेंगी, और अभी तो ये सारी पार्टियां मिलकर भी ट्रिपल डिजिट यानी 100 के आंकड़े के आसपास भी दिखाई नहीं देती हैं। तो इन हालात में ये मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे? मोदी के विरोधियों को सबसे ज्यादा उम्मीदें साउथ इंडिया से हैं, और मोदी की सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा भी इसी दक्षिण भारत में होने जा रही है, जहां लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। इसीलिए मोदी यहां नए नए अलायंस खोज रहे हैं। मोदी को लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन से उन्हें साउथ में अपना वोट बेस बढ़ाने के मौके मिलेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मोदी ने साउथ के बड़े बड़े मंदिर नापे थे। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर से लेकर केरल के श्री राम स्वामी और गुरुवायूर मंदिर तक, और तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी से लेकर रंगनाथ स्वामी तक। अब मोदी के विरोधियों को लग रहा है कि कहीं साउथ का सनातन वोट मोदी के खाते में चला गया तो उनके पास क्या बचेगा। इसीलिए दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्यों के नेता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जंतर मंतर पर थे, तो आज केरल के मुख्यमंत्री की कैबिनेट थी, और उधर संसद भवन में काले कपड़ों में तमिलनाडु के डीएमके के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। मुद्दा सबका एक कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, उनके हिस्से का पैसा नहीं दे रही। साउथ के इस प्रदर्शन में राजनीति करने का अवसर अरविंद केजरीवाल को भी मिल गया। पहले तो जंतर मंतर पर जाकर केरल के मुख्यमंत्री के साथ फोटो सेशन हुआ, और फिर केजरीवाल भी मोदी के खिलाफ बोलने लगे। जो विपक्ष की सरकारें हैं, आधे राज्यों के अंदर तो लगभग 70 करोड़ लोगों को ये विपक्ष की सरकारें रिप्रेजेंट करती हैं। 70 करोड़ लोगों को, आधे देश को। और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या ये सारे पराये हैं? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? सारे आंकड़े कल वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में रखे। किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। पिछले 10 सालों के आंकड़े रखे, चाहे हमारी सरकार है चाहे हमारी सरकार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का तो यहाँ तक सोचना है कि जब राज्य विकास करेंगे तभी देश विकास करेगा, तो हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं जी? तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, किसी भी राज्य के साथ भारत सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। ये खाली राजनीति करने के कारण आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, असल में पॉलिटिकल स्कोर कार्ड में मोदी विरोधियों से बहुत आगे नजर आते हैं। मोदी ने खुद ही 400 पार का नारा देकर विरोधियों को हताश और निराश कर दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसी जल्दबाजी में वो मोदी के खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं, और मोदी उन्हें एक एक करके देश के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। मोदी देश को दिखा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के हाथ में या कांग्रेस के हाथ में देश का खजाना आ गया तो फिर क्या होगा।
और इसके लिए यूपीए के 10 साल से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। इसीलिए आज मोदी सरकार ने यूपीए के 10 सालों पर व्हाइट पेपर संसद में रख दिया। व्हाइट पेपर में मोदी सरकार ने बताया कि कैसे 2008 के बाद यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव को कमजोर किया। 2014 में अर्थव्यवस्था संकट में थी। 2009 से 2014 के बीच देश में महंगाई बढ़ी थी। यूपीए के वक्त बाजार से ज्यादा उधार लिया गया। 2014 में सरकार पर 8.6 लाख करोड़ रुपए का बकाया था। 2004 से 14 तक 200 कंपनियों पर करोड़ों रुपए बकाया थे। बैंकिंग संकट यूपीए सरकार की सबसे बड़ी विरासत थी। पब्लिक फाइनेंस खतरनाक स्तर पर था। 2011 से 2013 के बीच रुपए में लगातार गिरावट दर्ज की गई। यूपीए काल में फॉरेन एक्सचेंज का संकट था। उस दौरान कोयला और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे घोटाले हुए। 2G घोटाला हुआ। इसमें से कोई ऐसा आरोप नहीं है जो देश को पहले से न पता हो, लेकिन व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र आने से अब वो आरोप नहीं, सच्चाई है, क्योंकि ये एक सरकारी कागज होता है। कांग्रेस को भी ये दिख रहा है कि वो देश के सामने एक्सपोज हो गई है। इसीलिए अपनी थोड़ी सी फेस सेविंग के लिए कांग्रेस ब्लैक पेपर जारी कर रही है। ये इनडायरेक्टली हरासमेंट प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे क्या करे वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे कि हमको जनता का सपोर्ट है। जनता का सपोर्ट क्या है? अगर जनता का सपोर्ट होता तो पूरे देश में चीफ मिनिस्टर तुम्हारे ही होते थे। ये गिरा गिरा के चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते थे। और यहाँ से जो कांग्रेस वालों को अपने ले रहे हैं, लेकर जो सरकारें बना रहे हैं और उन्हीं से गालियां दिला रहे हैं। मोदी जानते हैं कि जब विपक्ष आरोपों वाली बाउंसर फेंकता है तो उस पर कैसे सिक्सर लगाना होता है। आज भी मोदी ने यही किया। कांग्रेस के काले रंग से प्रेम को अपनी सरकार का नजरबट्टू बता दिया। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। चुनावों में करीब 2 महीने का वक्त बाकी है। अभी तो जब चुनाव अनाउंस होंगे और मोदी प्रचार में उतरेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई विरोधी नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक्शन न हो रहा हो। और बहुत से विरोधियों को तो ये डर लग रहा है कि चुनावों तक वो जेल तो नहीं चले जाएंगे। अभी तक इस देश के अंदर ये कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी, फिर उसमें मुकदमा चलता था। मुकदमे में तय होता था कि कौन कौन दोषी है, कौन कौन निर्दोष है। जो दोषी है उसको सजा मिलती थी, वो जेल जाता था। मुकदमे के बाद, मुकदमा खत्म होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोषी माना जाता था। अब अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं। फिर ये केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक कि मुकदमा पूरा ना हो जाए और वो निर्दोष साबित ना हो जाए। हमारे देश के अंदर 15-15 साल लग जाते हैं मुकदमे पूरे होने में। तो 15-15 साल किसी को भी पकड़ के जेल, यह भी पीएमएलए जो कानून लेके आए उसमें ही लिखा है